नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में अपन डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एक देश एक चुनाव के बारे में। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की मांग हो रही है, इसके लिए गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये मांग पहली बार नहीं हो रही है। संविधान लागू होने के 16 साल तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। फिर अलग अलग क्रम में कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता आई और एक साथ चुनाव कराने का ये क्रम टूट गया। फिर 1983 में पहली बार एक साथ चुनाव कराए जाने की मांग उठी। चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का विचार रखा था। आयोग ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में 7 प्रमुख कारण बताते हुए लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। लेकिन क्या है एक देश एक चुनाव का विचार, कहां से हुई इसकी शुरुआत और दुनिया में किन किन देशों में होते हैं एक साथ चुनाव? अपने भारत देश में अगर एक देश एक चुनाव हो तो इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक देश एक चुनाव का विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों का विधानसभा चुनाव एक साथ हो। अभी लोकसभा यानी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होते हैं। आजाद भारत के बाद पहले चुनाव ऐसे ही हुए थे। दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग की एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। इस रिपोर्ट में एक साथ चुनाव के पक्ष में आर्थिक वजह समेत कई कारण गिनाए गए। अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का मकसद ये है कि वह राजनीतिक दलों नेताओं के साथ आम लोगों से सलाह मशविरा करेगी, उनकी राय लेगी। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल लेकर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को एक साथ कराए जाने पर जोर दे रहे थे। अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अलावा 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी समिति के सदस्य है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रण पर समिति की बैठक में शामिल होंगे और विधि अधिकारी विभाग के सचिव को इस उच्च स्तरीय समिति का सचिव बनाया गया है। इस अधिसूचना में समिति को भारत के संविधान और अन्य कानूनों के अधीन मौजूद ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के साथ साथ निर्वाचित आयोजन करने की प्रयोजना करना, संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा साथ साथ निर्वाचन आयोजन करने के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक और जनसंख्या की जाँच करना, जिसमें VVPAT शामिल है। समिति के कार्यों में सभी चुनाव मतदाताओं की पहचान करने के लिए एकल निर्वाचन नामावली और निर्वाचन पहचान पत्रों के उपयोग की जांच करना और उनके तौर तरीकों की सिफारिश करना शामिल है। देश में बार बार चुनाव होने की वजह से निर्वाचन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को अपनी मूल कार्यों को छोड़कर लंबे समय तक चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है। साथ साथ लंबे समय तक देश के किसी न किसी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण देश के विकास से जुड़े कार्यों में रुकावटें आती है। न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने मई 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि हर साल चुनाव के चक्कर को समाप्त किया जाना चाहिए। हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सके। 2015 में डॉक्टर EM सुदर्शन नचितापन की अध्यक्षता में क्रमिक लोक शिकायत कानून और न्याय के लिए संसदीय स्थायी समिति बनाई गई, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहारिकता पर अपनी रिपोर्ट रखी। इस समिति ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर कई चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया। इनमें एक साथ चुनाव के संचालन के लिए भारी खर्च, लंबे समय तक चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतियों में अमल में देरी और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में प्रभाव का जिक्र किया था। साल 2018 में विधि आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की, जिनमें एक साथ चुनाव संबंधी कानूनों और संवैधानिक मुद्दों पर गौर किया गया। आयोग का सुझाव था कि इसके लिए संविधान और विभिन्न कानूनों में संशोधन करके लागू किया जा सकता है। अगर एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक ढांचे पर बोझ कम होगा, सरकारी नीतियों का त्वरित क्रियान्वयन निश्चित होगा और यह सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रचार की बजाय विकास कार्यों की गतिविधि में लगी रहे। इस मुद्दे पर राजनीतिक आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन विपक्ष को भी समझना चाहिए कि ये मामला जनहित से जुड़ा हुआ है, इस पर बात कर ही लेनी चाहिए। हालांकि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कई बड़े संशोधन करने होंगे। इन संशोधनों में लोकसभा के कार्यकाल को तय करने और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तय करने वाले अनुच्छेद 83 का संशोधन भी शामिल है। देश में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, जिन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराने में चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 2014 में जारी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। वहीं साल 2019 में राजनीतिक दलों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खर्च के मामले
मामले में दुनिया भर के सभी देशों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये खर्च 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा है। इस चुनाव को लेकर सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया है कि चुनाव खर्च पिछले 20 सालों में 1998 से लेकर 2020 तक 9,000 करोड़ रुपए से करीब 6 गुना बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया। जाहिर है कि चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, जिसका बोझ न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बार बार चुनाव कराए जाने से सरकार का सामान्य कामकाज ठहर जाता है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में और भी कई दलीलें हैं। देश में मुख्य रूप से 3 स्तरीय चुनाव होते हैं, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका, जबकि दूसरे स्तर पर राज्यों के चुनाव है और इसके बाद नंबर आता है संसदीय चुनाव का। दरअसल इस समय राज्यों और संसदीय चुनाव को एक साथ कराए जाने की बात जोर शोर से चल रही है। एक साथ चुनाव कराए जाने से न सिर्फ मतदाताओं का उत्साह बना रहेगा, बल्कि इससे धन की भी बचत होगी, प्रशासनिक प्रयासों की पुनरावृत्ति बचेगी, राजनीतिक दलों का खर्चे पर नियंत्रण रहेगा, चुनाव में काला धन खपाने जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी और जनहित के कामकाज प्रभावित नहीं होगी। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की बार बार चुनावी ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई और प्रशासनिक काम प्रभावित नहीं होंगे। सरकारी मशीनरी की काम करने की क्षमता बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को होगा। जाहिर है कि एक साथ चुनाव कराना सस्ता और व्यवहारिक विकल्प है, लेकिन इसके लिए देश के संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। एक साथ चुनाव के लिए अनुच्छेद 83 के अलावा संसदीय सत्र को स्थगित करने और खत्म करने वाले अनुच्छेद 85, विनय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 172 और विधानसभा सत्र को स्थगित करने और खत्म करने वाले अनुच्छेद 174 में संशोधन जरूरी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने वाले प्रावधान वाले अनुच्छेद 356 में भी संशोधन जरूरी है। इन सब के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। इसके साथ ही इस बात पर भी राजनीतिक सहमति बनाना जरूरी है कि तमाम विधानसभाएं या तो एक समय से पहले भंग कर दी जाए या फिर विधानसभाओं का समय पूरा होने वाला है उनकी तय अवधि तक चुनाव रोका जाए। देश में पहली बार 1952 में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे, लेकिन बाद में कई राज्यों के विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण ये सिलसिला टूट गया। देश में चुनाव सुधारों को लेकर समय समय पर मांगे उठती रही है। इस पर बहस और चर्चाएं भी होती रही है। हर 5 साल पर होने वाले लोकसभा चुनाव के अलावा तमाम विधानसभाओं के चुनाव और उपचुनाव जोड़ लिए जाए तो औसतन हर महीने देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होता रहता है। हालांकि ये सब देश के स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाते हैं, लेकिन इन चुनाव को संपन्न करने के लिए संसाधन, समय और धन बड़ी मात्रा में खर्च होता है। सवाल यह है कि जब सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल है और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल है, तो ये सब चुनाव एक साथ क्यों न हो सकते? इसका जवाब राजनीतिक अस्थिरता में भी छुपा हुआ है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जिन सरकारों को सदन में बहुमत हासिल नहीं है या फिर जिन राज्यों में संवैधानिक मशीनरी चरमरा जाए, वहाँ सदन समय से पहले भंग किया जा सकता है। एक बार सदन भंग हो जाए तो अगले 6 महीने के भीतर चुनाव भी कराना जरूरी है। आजादी मिलने के बाद 4 बार देश में एक साथ एक चुनाव की व्यवस्था थी। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में भी ऐसा ही हुआ था। जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ये क्रम तब टूटा जब 1968 और 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग क्रम में समय से पहले भंग कर दी गई। इस बीच केंद्र में कई बार अल्पमत की सरकार बनी। 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए। इसके चलते विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव के बीच फासला बढ़ता गया। कई विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग हुई। इसके लिए कार्यकाल का समय भी एक समान नहीं रहा। देश की जनसंख्या बढ़ी है, तकनीकी और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है, इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव के इस चक्र से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधारक अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार, काले धन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है। एक देश एक चुनाव केवल भारत में ही लागू नहीं हो रहे, बल्कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है, जैसे कि जर्मनी, हंगरी, स्पेन, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम और दक्षिणी अफ्रीका, स्लोवेनिया और अल्बानिया शामिल है। हाल ही में इस लिस्ट में स्वीडन भी शामिल हो गया है। भारत में बहुत सारे तर्क आम चुनाव और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने के पक्ष में दिए जा रहे हैं, साथ ही कुछ तर्क इसके खिलाफ भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल देश में इसको लेकर गंभीर तरीके से सोचा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि दुनिया के किन किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, अगर होते हैं तो कैसी है उन देशों की चुनावी व्यवस्था। स्वीडन में एक साथ चुनाव होते हैं। हर 4 साल में ग्राम पंचायत से लेकर सभी आम चुनाव एक साथ ही करवाए जाते हैं, जिनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वीडन में ये सभी चुनाव एक ही दिन होते हैं। बेल्जियम में 5 तरह के चुनाव होते रहे हैं,
जो कि 5 साल में एक बार होते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव एक साथ होते हैं। यहाँ पर मई के पहले हफ्ते में सारे चुनाव करवाए जाते हैं। ब्रिटेन के संविधान के तहत समय से पहले चुनाव तभी हो सकते हैं जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और कोई दूसरी पार्टी सरकार न बना सके। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ में होते हैं। इनके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील और बोलिविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, युवाना, होंडुरास जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। इन देशों के बाद दक्षिणी अफ्रीका की चुनावी प्रक्रिया भी जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अफ्रीका 24वें नंबर पर है। दक्षिणी अफ्रीका में हर 5 साल में प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ होते हैं। अफ्रीकी देशों में जो प्रांत है, मतदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रांतीय विधान मंडलों के लिए अलग अलग मतदान पत्र जारी किए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की चुनावी प्रणाली सांसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व ढांचे पर आधारित है। दक्षिणी अफ्रीका की संसद में 400 सांसद है, लेकिन 9 प्रांतीय विधानसभाओं की संरचना अलग अलग है, जो प्रांत की जनसंख्या के आधार पर 30 से 90% तक होती है। इन चुनाव को कराने की जिम्मेदारी स्वतंत्र चुनाव आयोग को दी गई है, जो चुनावी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार निकाय है, ताकि इसकी अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखी जा सके। स्वतंत्र चुनाव आयोग की भूमिका भारत के चुनाव आयोग के समान है। अभी इन देशों के बाद बात पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के पास अभी 2017 में राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ कराने का अनुभव है। 21 अगस्त 2017 को नेपाल सरकार ने एक साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने का आदेश दिया था। 2015 में संविधान संशोधन के बाद यह नेपाल का पहला चुनाव था। नेपाल में चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 2 चरणों में हुए। पहला चरण 26 नवंबर 2017 को हुआ। उसके बाद 7 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। अब बात भारत के चुनावी इतिहास की करें तो देश में चुनाव बड़े लोकतंत्र की नींव है। पहला चुनाव 1952 में हुआ। चुनाव की प्रथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से है। इसमें भारत का 18 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक संविधान के अनुसार मतदान का पात्र है। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देश हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव मतदान की एक प्रक्रिया है जिसमें आम जनता ये तय करती है कि संसद, विधायी निकायों आदि जैसे प्रतिनिधि संस्थाओं में राष्ट्र के लिए काम करने के लिए कौन शामिल होना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मतदान कर सकता है। चुनाव कराने के लिए 2 प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है मत प्रणाली और एक है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मशीन में पसंदीदा विकल्प के नाम के सामने वाला बटन दबाया जाता है, फिर वह विकल्प संग्रहित हो जाता है। विश्व स्तर पर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते आजाद भारत में नियमित और मध्यम रूप से चुनाव कराने की प्रक्रिया रही है। मताधिकार का अर्थ है किसी राष्ट्र के नागरिकों को वोट देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। किसी देश की सबसे वयस्क आबादी को ये अधिकार देने की ये प्रणाली लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहने का अधिकार है। जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। भारत में मतदान की उम्र 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में 61वें संविधान संशोधन के बाद इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में मतदाता बनने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। पहला, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए। और तीसरा, दिवालिया घोषित न किया गया हो। देखा जाए तो एक देश एक चुनाव के लिए काफी सारी चुनौतियां भी है। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लेकर लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में है। इसके साथ ही वे चुनाव खर्च और चुनाव राजनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहेंगे। साल 2015 में IDFC संस्थान की तरफ से की गई एक स्टडी में पाया गया कि यदि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि अगर चुनाव 6 महीने के अंतराल पर होते हैं तो 61% मतदाता एक पार्टी को चुनेंगे। वैसे चुनाव आयोग एक देश एक चुनाव को लेकर कितना तैयार है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा था कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है और यह संसद में तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 2022 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग और नौकरशाह, शिक्षाविदों और एक्सपर्ट सहित हितधारकों की राय मांगी थी। इन सब के बीच सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद में एक सत्र चलेगा, जिसमें लगातार 5 बैठकें होगी। इस बीच इस सत्र को लेकर सुख-बुकाटों का भी दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि इस दौरान सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा कदम होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है इस सत्र में। वैसे अगर भारत में एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।